नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों में काम करने वाले ऐसे लोगों की सूची बनाने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 17 नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाने को कहा है। ये सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। सीएम ने प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने और यूपी के हर मंडल में ऐसे केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला तुरंत एक्शन में आ गया है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध रूप से घुसपैठ कर आने वालों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। सीजेआई ने पूछा कि शरणार्थी की कानूनी स्थिति घोषित करने वाला गृह मंत्रालय का आदेश कहां है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध घुसपैठ के बाद भारत पर उन्हें यहां रखने का कोई दायित्व नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि वो निर्वासन का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिरासत में गायब होने का मामला है। उन्होंने तर्क दिया कि उचित प्रक्रिया के बिना उन्हें बाहर निकालना सही नहीं है। वकील ने कहा कि वो केवल ये मांग कर रहे हैं कि जांच के बाद निर्वासन का लिखित आदेश होना चाहिए। हालांकि सीजेआई ने घुसपैठ की संवेदनशीलता पर जोर देते हुए पूछा कि क्या अवैध घुसपैठ के बाद व्यक्ति सभी अधिकारों का हकदार हो जाता है। कोर्ट ने मामले को जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो लखनऊ की झुग्गियों में भी अब जांच पड़ताल होगी। डिटेंशन सेंटर योगी सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि रोहिंग्या घुसपैठियों पर यूपी में बड़ा एक्शन होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं। वहीं आज विश्व दिव्यांग दिवस पर जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को लेकर लखनऊ में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रही। जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि समारोह में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 500 दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में अधिक सुविधा और आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। इसके साथ ही विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत 36 मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं वाराणसी में कोडिन कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़ी जांच में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईडी की टीम ने इस मामले में सरगना शुभम जायसवाल के ठिकानों पर छापेमारी और नोटिस चस्पा की कार्रवाई की है। टीम ने उनके 2 घरों पर नोटिस चस्पा किया है। इस कदम के तहत ईडी ने उन्हें मामले में अपनी जवाबदेही तय करने के लिए नोटिस भेजा है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई कफ सिरप के अवैध कारोबार और इसके नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ तेजी से की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सिंडिकेट की गतिविधियों की जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और इसी आधार पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वाराणसी में ये मामले की जाँच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और अब इसके असर का पूरे नेटवर्क पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं झांसी में पूर्व विधायक और उनके परिवार के लापता होने की खबर ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस मामले की जांच में मून सिटी और मूंट क्षेत्रों में लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन किसी सुराग का पता नहीं चला। पूर्व विधायक के परिवार के सदस्य भी लापता हैं और उनके मून सिटी स्थित आवास पर ताले लगे मिले। केयरटेकर से पूछताछ करने के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। इस घटना के बाद पुलिस ने झांसी जिले के बाहर भी तलाश तेज कर दी है और समाजवादी पार्टी प्रमुख के हालिया बयान के संदर्भ में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्लीन चिट दे दी और हमारी पार्टी के दीपक यादव पूर्व विधायक पे 32,000 का वो लगा रहे, चोरी वो डकैती लगा रहे हैं। बताइए आप, वही पुलिस का अधिकारी, वही स्क्रैप माफिया है वहां का, वो स्क्रैप माफिया अधिकारी है जो लगवा रहा है। हम तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि दीपक का नुकसान करेंगे वो लोग। करप्ट अधिकारी है वो, करप्ट। जब नोएडा से गया था, नोएडा में खुशी मनी थी। किसी से जानकारी कर लीजिए आप। और क्यों संरक्षण है? क्योंकि वो स्वजाती हैं, इसलिए संरक्षण मिल रहा है उनको। ये वही हैं
जिन्होंने 2019 का चुनाव लोकसभा का समाजवादी पार्टी को कन्नौज में हरवाया था। स्वजाति लोग ऊपर से नीचे तक नेटवर्क में बैठे हुए थे। वहीं हापुड़ में देर शाम पुलिस और लिफ्ट लेकर लूट करने वाले 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली कि एक वैगनार कार में सवार 3 युवकों ने एक व्यक्ति को लिफ्ट देने के बहाने हथियार का इस्तेमाल कर हजारों रुपए की नकदी लूट ली और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की और कुछ ही देर बाद बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरे को घेर कर पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि ये तीनों युवक विभिन्न जिलों जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़ में डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामलों में वांछित थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उनके पास से पूरी लूटी गई राशि, 3 अवैध तमंचे, कारतूस और लूट में इस्तेमाल वैगनार कार बरामद की। घायल दोनों बदमाशों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटना ने इलाके में पुलिस की तत्परता और सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को उजागर किया है। शाम करीब 6:30 बजे 112 कंट्रोल रूम पर यह सूचना प्राप्त हुई कि मोदी नगर रोड पर एक व्यक्ति को वैगनार कार सवार व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर 20,000 रुपए लूट लिए गए हैं। उक्त क्रम में सरावा अड्डे पर चेकिंग की जा रही थी। कार सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी की चेकिंग देखकर कार को दस्तोई रोड पर मोड़ लिया गया, जिसका पीछा करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 3 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनमें 2 के पैर में गोली लगी है तथा एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। उनके पास से 3 तमंचे, खोखा तथा जिंदा कारतूस, एक वैगनार तथा लूटी गई संपत्ति 20,000 रुपए 100% की बरामदगी की गई है। घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधि। उधर कौशाम्बी जिले के करारी कोतवाली क्षेत्र में करारी प्रयागराज मार्ग पर लक्ष्मणपुर गांव के पास सड़क किनारे एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में पाया गया। शव मिलने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है ताकि युवक की मौत के कारणों का पता लगाया जा सके और संदिग्ध परिस्थितियों का सही तरीके से खुलासा हो सके। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया विधानसभा क्षेत्र के त्रिकोलिया गांव में एक पूर्व विधायक के बेटे को बीते 29 नवंबर को भारी पुलिस बल और 2 पीएसी वाहनों के साथ हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी इतनी अचानक और गुप्त रूप से की गई कि स्थानीय पुलिस को भी देर से इसकी जानकारी मिली। इस अप्रत्याशित कार्रवाई ने परिवार को सकते में डाल दिया और इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक किसी भी आधिकारिक सूचना से अवगत नहीं कराया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर कौन से आरोप हैं और कौन सी एजेंसी ये कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने ना तो कोई नोटिस दिया और ना ही किसी मुकदमे की जानकारी साझा की। त्रिकोलिया गांव से लेकर पलिया तक ये मामला चर्चाओं का मुख्य विषय बन गया है। क्षेत्रवासी इस बात को लेकर आश्चर्य और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि इतना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अचानक कार्रवाई क्यों की गई और गिरफ्तारी का वास्तविक कारण क्या है। ये घटना इलाके में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। मेरे पिता वर्तमान में 2027 विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार हैं, जिसके उनकी बढ़ती लोकप्रियता व उनकी जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, उसके कारण जो शासन है, प्रशासन है और जो पलिया के जो जमीन चोर भूमाफिया हैं, उन लोग के साथ मिलकर एक जैसे जिस प्रकार किडनैपिंग की जाती है, मैं इसको गिरफ्तारी नहीं, मैं इसको किडनैपिंग कहूँगा, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है तो उससे पहले वारंट आते हैं, घर पे सूचना दी जाती है कि इतने समय आपके किसी भी परिजन की गिरफ्तारी हो रही है, पूरी सूचना दी जाती है, तब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। मेरे पिता की गिरफ्तारी सुबह 12-1 बजे के आसपास होती है। मुझे शाम 5 बजे तक किसी के द्वारा, किसी भी प्रशासन के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि मेरे पिता कहाँ पे हैं, और मैं इसको किडनैपिंग ही कहूँगा, गिरफ्तारी मैं नहीं कह सकता इसको। भैया यहाँ पे कोई वारंट भी नहीं आया और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। हम बस पलिया गए थे अपने हस्बैंड के साथ और वहाँ से हमको उन्होंने छोड़ा और इधर को चले आए। तो वहाँ से स्विफ्ट गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी थी, यूपी 35 नंबर था, इसलिए, और उसी में वर्दी में नहीं था कोई पुलिस वाला। और इसलिए मेरे ससुर जो थे वो पुराने सब जनता के थे, मसीहा थे और जनता के लिए हर समय लगे रहते थे, इसलिए उनका भी चलता। वही पक्षिणों पर हमारे पति भी चल रहे हैं और प्रबल सपा से प्रबल
दावेदार हैं टिकट के लिए, इसीलिए सब हो रहा है। और शासन प्रशासन सबकी मिली भगत है उसी। वहीं लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर क्षेत्र के ग्राम मिर्चिया में कुछ दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें परिवार का इकलौता सहारा एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठा। परिवार बहुत ही गरीब था और उसके निधन से घर में कोहराम मच गया। इस सूचना के बाद स्थानीय विधायक ने मृतक की बेटियों और पत्नी से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और परिवार की मदद के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि भविष्य में किसी भी कठिन समय में उनका साथ हमेशा दिया जाएगा। ये घटना स्थानीय नेताओं की संवेदनशीलता और जरूरतमंदों के प्रति समर्थन की मिसाल पेश करती है। वहीं पीलीभीत के बीसलपुर इलाके में शाहजहांपुर रोड पर आज सुबह एक मारुति इको कार में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। कार धू-धू कर जलने लगी, लेकिन बड़ी गनीमत रही कि कार में उस समय केवल चालक ही मौजूद था, जिसने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर तुरंत दमकल विभाग की टीम पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। ये घटना वाहन सुरक्षा और आग से बचाव के महत्व को सामने लाती है। उधर पीलीभीत में जेएमबी तिराहा के पास एक निजी आम के बाग में विवाद की घटना सामने आई। यहां एक मजार का निर्माण कार्य अवैध तरीके से किया जा रहा था। हिंदू परिवार ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसे डायल 112 के माध्यम से तुरंत पहुंचकर मामले की जांच की गई। मौके पर पुलिस ने निर्माण कार्य को रोक दिया और मजार पर सेवा करने वाले व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। हालांकि उस व्यक्ति के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। उसने स्वीकार किया कि मजार निजी आम के बाग की जमीन पर है और अब उसका स्थान से कोई लेना देना नहीं है और भविष्य में वो वहां नहीं जाएगा। ये मामला स्थानीय संपत्ति के अधिकार और अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस की सक्रियता को उजागर करता है। वहीं पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव छोटी फुलहर में एक दुखद घटना घटी। राम स्वरूप की 5 साल की बेटी अपनी कुछ सहेलियों के साथ गांव से लगभग 400 मीटर दूर खखरा नदी पार करके दूसरी तरफ बेड़ तोड़ने गई थी। नदी में इन दिनों पानी कम होने के कारण आमतौर पर लोग बिना नाव के ही इसे पार कर लेते हैं। प्रियंका भी अन्य बच्चों के साथ पैदल नदी पार करने लगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो खतरे में पड़ सकती है। अचानक वो डूब गई और उसके साथ गई हुई अन्य बच्चियों ने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की तलाश के बाद बच्ची का शव नदी के किनारे झाड़ियों में फंसा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हादसे की जानकारी ली गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और बच्चों की देखभाल की आवश्यकता को फिर से सामने ला दिया है। वहीं पूरनपुर में कुंडा पुल के पास पुलिस और इतिहास अपराधी बिलाल कुरैशी के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी गौकशी की नियत से वहां मौजूद था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। भागने की कोशिश के दौरान बिलाल ने फायरिंग की, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बिलाल के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घटना के समय मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस टीम बाल बाल बची। घायल आरोपी को तुरंत पकड़कर अस्पताल भेजा गया। बिलाल पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं और मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने निगरानी कड़ी कर दी है और कार्रवाई अब भी जारी है। प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना पूरनपुर क्षेत्र में थानाध्यक्ष को एक सूचना प्राप्त हुई कि बिलाल नाम का एक गोकश कुंडा पुल के पास थाना पूरनपुर क्षेत्र में ही देखा गया है। प्राप्त सूचना पे मौके पर टीम पहुंची तो बिलाल द्वारा थाना की टीम पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जो बिलाल के पैर में एक गोली लगी है। बिलाल को अस्पताल ले जाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना पूरनपुर क्षेत्र में थानाध्यक्ष को एक सूचना प्राप्त हुई कि बिलाल नाम का एक गोकश कुंडा पुल के पास थाना पूरनपुर क्षेत्र में ही देखा गया है। प्राप्त सूचना पे मौके पर टीम पहुंची तो बिलाल द्वारा थाना की टीम पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जो बिलाल के पैर में एक गोली लगी है। बिलाल को अस्पताल ले जाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के सराफा मार्केट में एक सोने चांदी की दुकान पर चोरी की घटना सामने आई। घटना के समय एक पुरुष और एक महिला दुकान में आए और दुकानदार से सोने की चेन दिखाने को कहा। इस दौरान उन्होंने मौका पाकर चेन चोरी कर ली। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे चोरी का वीडियो सामने आया। पीड़ित दुकानदार ने तुरंत पूरनपुर कोतवाली में चोरी की शिकायत दर्ज कराई और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये घटना बाजार में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करती है।
वहीं पीलीभीत जिले में पूरनपुर से शेरपुर की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो देर रात अनियंत्रित होकर शेरपुर मार्ग पर लगे बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर के कारण स्कॉर्पियो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार कई लोग घायल हो गए। हादसे से बिजली ट्रिप हो गई, जिससे पूरनपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 घंटे तक बिजली नहीं पहुंच सकी। घायल लोगों को तुरंत पूरनपुर के CSC अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये घटना क्षेत्र में तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा की अनदेखी का गंभीर उदाहरण है। वहीं वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रोटोकॉरियल टीम के बीच झड़प की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि झड़प की वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये झड़प बताई जा रही है। इस दौरान परिसर के कुछ हिस्सों में पथराव भी हुआ, जिससे सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर आ गई। प्रोक्टोरियल टीम ने घटना के बाद स्थानीय पुलिस को तहरीर दी, जिसमें 2 नामजद पूर्व छात्रों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत शामिल थी। अज्ञात व्यक्तियों पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के आधार पर लंका थाना क्षेत्र में 2 नामजद पूर्व छात्रों सहित अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना ने विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा और अनुशासन के महत्व को फिर से सामने ला दिया है। 2 दिसंबर की रात BHU कैंपस में छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कुछ विवाद हुआ था। इस संबंध में सहायक सुरक्षा अधिकारी के द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई है, जिसमें 2 लड़कों को नामजद किया गया है जो वर्तमान में BHU कैंपस के छात्र नहीं हैं। साथ ही अज्ञात लोगों के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इनके द्वारा उपद्रव किया गया था। प्राप्त तहरीर के अनुसार संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के काठगोदाम पहुंचे और CRPF के पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में BSF, CRPF, SSB और ITBP के पूर्व अर्धसैनिक उपस्थित रहे। मंत्री गणेश जोशी, मेयर और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में मौजूद रहे। बैठक में पूर्व अर्धसैनिकों के अनुभवों, उनके योगदान और सुरक्षा व्यवस्थाओं के विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अर्धसैनिकों के योगदान को सराहा और उन्होंने उनके कल्याण और सम्मान को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम का माहौल सौहार्दपूर्ण और आदरपूर्ण रहा, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा किए और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा भी की। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हरिद्वार से बड़ी खबर, धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित की गई तो देओल परिवार अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा था। पीलीभीत हाउस के घाट पर अस्थि विसर्जन हुआ। सनी देओल परिवार के अन्य सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियों का विसर्जन देओल परिवार ने हरिद्वार में किया। पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां फिर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। UPPCL के निदेशक परिचालन का आदेश दे चुके हैं और बिजली उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर से UPPCL के निदेशक परिचालन ने आदेश जारी किया है। बिजली उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं 7 और 8 दिसंबर को देहरादून रेलवे स्टेशन बंद रहने वाला है। हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद, सहारनपुर से ट्रेनें रवाना होंगी। स्टेशन पर लोको शेड के इंटरलॉकिंग का काम होगा। करीब 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसी के चलते जो रेलवे स्टेशन है वो बंद रहने वाला है। वहीं मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की। ये बैठक राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में आयोजित हुई, जिसमें DM, CDO और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से आयोजन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों, यातायात और पार्किंग की सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं और दर्शकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किए गए कदमों पर विचार विमर्श किया गया। मंत्री ने आयोजन स्थल, आयोजन कार्यक्रम और संबंधित सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारी भी आयोजन की सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी रिपोर्ट और योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सुझाव प्रस्तुत करते हुए नजर आए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।